हेलो टू एवरीवन एंड होप सो यू पीपल आर फाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम इकानोडर्मेटा की नेक्स्ट क्लास ऑफियरॉडिया से रेलिवेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम ऑफियरॉडिया की कुछ खसूसियात को देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे हमने जो इससे पहले क्लास पढ़ी है एस्ट्रॉडिया उसके साथ। और इस क्लास के मजीद कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। क्लास ऑफियरॉडिया तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्पीशीज पर मुश्तमिल है और इस लिहाज से ये इकानोडर्म्स का मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। इसके कॉमन रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर ब्रिटल स्टार्स और बास्केट स्टार्स शामिल हैं और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। ऊपर वाले डायग्राम में आप एक ब्रिटल स्टार को देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि उसकी आर्म अनब्रांच्ड है, जबकि नीचे वाली आप डायग्राम में एक बास्केट स्टार को देख रहे हैं और आप देखिए कि जैसे ही उसकी आर्म सेंट्रल डिस्क से निकलती है तो वो थोड़े से फासले पर जाके दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाती है। हर ब्रांच आगे जाके मजीद नई ब्रांचेस बना रही है। तो इस लिहाज से ब्रिटल स्टार्स अनब्रांच्ड जबकि बास्केट स्टार ब्रांच आर्म्स रखते हैं। इस लिहाज से इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस क्लास ऑफिरॉइडिया के मेंबर्स किस लिहाज से इससे प्रीवियस क्लास एस्ट्रॉइडिया के मेंबर्स से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इनकी आर्म्स के हवाले से ही है कि ऑफिरॉइड्स की जो आर्म्स हैं वो काफी लंबी होती हैं, दे आर क्वाइट लॉन्ग, जबकि एस्ट्रॉइड की आर्म्स जो सी होती हैं वो इनके निस्बत छोटी होती हैं। दूसरी बात कि जो आर्म्स हैं आपके पास ऑफिरॉइड्स की, ये सेंट्रल डिस्क से शार्पली सेट ऑफ होती हैं। यानी कि अगर आप सेंट्रल डिस्क को देखें तो आप उसकी कंप्लीट बाउंड्री जो है उसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक आर्म, उसके बाद आपको दूसरी आर्म, तीसरी आर्म, वो कहां कहां से सेंट्रल डिस्क से निकल रही है एग्जैक्ट पोजीशन आपको उसकी नजर आ रही है। जबकि इन केस ऑफ सी स्टार्स, इन केस ऑफ एस्ट्रॉइड्स ऐसा नहीं होता। जो आर्म्स हैं वो शार्पली सेट ऑफ नहीं होती सेंट्रल डिस्क से, बल्कि आर्म्स जो सी हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं। इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है इन दोनों के अंदर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विजुअल ऑर्गन्स इन केस ऑफ ऑफिरॉइड्स सिर्फ और सिर्फ उसकी सेंट्रल डिस्क के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि इनकी आर्म्स इतनी सिलेंडर हैं, इतनी पतली हैं कि उनके अंदर विजुअल ऑर्गन्स के समाने की जगह मौजूद नहीं है। तो तमाम के तमाम जो विजुअल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इसके सेंट्रल डिस्क के अंदर मौजूद होते हैं। के हवाले से अगर हम कुछ और मजीद डिफरेंसेस देखें विद एस्ट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड्स में हमने देखा था कि डर्मल ब्रैंकिए मौजूद होते हैं जो रिस्पायरेशन के पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। आपके पास उसके अंदर पेडिसिलेरिया मौजूद थे जो कि डेब्रिस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और फिरॉइडिया के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है, दे लैक डर्मल ब्रैंकिए एंड पेडिसिलेरिया। इसके अलावा एक नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ट्यूब फीड के हवाले से है कि ट्यूब फीड एफिरॉइड्स के अंदर ना एम्प्यूला रखते हैं, ना उनके अंदर सक्शन कप्स या सक्शन डिस्क्स मौजूद होती हैं जो कि सी स्टार्स के अंदर मौजूद थी। तो अगर इनके अंदर एम्प्यूला और सक्शन डिस्क्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके ट्यूब फीड लोकोमोशन के पर्पज के लिए इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। तो फिर लोकोमोशन के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? तो लोकोमोशन के लिए याद रखिएगा इनकी आर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ये अपने वाटर वास्कुलर सिस्टम को लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इनकी आर्म्स की एक बड़ी पेकुलियर मूवमेंट होती है, पर्टिकुलर तरीके से अपनी आर्म्स को मूव करते हैं और पुश और पुल करते हैं अपने आप को। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो मैड्रिपोराइट की पोजीशन के हवाले से है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक सी स्टार को और आप ये जो रेड में इंसर्कल्ड एक चीज देख रहे हैं ये मैड्रिपोराइट है। आप इसकी एबोरल सरफेस को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सी स्टार्स के अंदर मैड्रिपोराइट एबोरल सरफेस पे मौजूद होता है। लेकिन इन केस ऑफ ऑफिरॉइडिया आपके पास जो मैड्रिपोराइट है वो ऑरल साइड पर मौजूद होता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में इंसर्कल्ड रेड इंसर्कल्ड रीजन के अंदर नजर आ रहा है। तो मैड्रिपोराइट वो ओपनिंग है, वो जगह है जिसके जिसके जरिए पानी वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। तो सी स्टार्स में ये एबोरल सरफेस पे होगा, जबकि ऑफिरॉइड्स के अंदर ये ऑरल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, उससे लिंक्ड होता है।
नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स के हवाले से है। तो सी स्टार्स के अंदर अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स ओपन होती हैं, क्लोज्ड नहीं होती, जबकि इन केस ऑफ ऑफिरॉइड्स अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स जो हैं वो क्लोज होती हैं, इन्हें आर्म्स ऑसिकल ने बंद किया होता है। नेक्स्ट हम कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस की तरफ आएंगे। तो जो ऑफिरॉइड्स हैं बेसिकली ये प्रीडेटर्स हैं, इसके अलावा ये स्क्वेंजर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो फिल्टर फीडिंग के जरिए अपनी फूड को हासिल करते हैं। माउथ के हवाले से अगर देखें तो आपको इनका माउथ जो है वो सेंट्रल डिस्क के बिल्कुल सेंटर के अंदर नजर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में इनका माउथ मौजूद है और इनके माउथ के साथ 5 ट्रायंगुलर जाज एसोसिएटेड हैं, जो कि इनका एक तरह का च्यूइंग एपरेटस है क्योंकि इसके अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देखें ये एक ट्रायंगल है, ये आपके पास दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा, और इस तरह आपके पास 5 ट्रायंगुलर जाज मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी आप कहें सी स्टार से डिफरेंट है। माउथ जो है इनका वो एक छोटी सी एसोफेगस के अंदर लीड करता है और उसके बाद आपके पास स्टमक आ जाता है। स्टमक के बाद आपके पास कोई इंटेस्टाइन मौजूद नहीं है और आपके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा जो है वो किसी आर्म के अंदर एक्सटेंड नहीं करता। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सारे विजरल ऑर्गन्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डिस्क के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो स्टमक जो है वो सिर्फ सेंट्रल डिस्क तक ही महदूद है, उसका कोई पार्ट जो है वो आगे किसी आर्म के अंदर नहीं जाता, जैसा कि सी स्टार्स के अंदर जा रहा था इन केस ऑफ पाइलोरिक सी के। तो ऑफियोराइड्स का जो स्टमक है वो सिर्फ सेंट्रल डिस्क तक महदूद है। स्टमक के बाद कोई इंटेस्टाइन भी मौजूद नहीं होता और इस तरह कोई एनस भी मौजूद नहीं होती। तो ये फूड को इनगल्फ करते हैं थ्रू माउथ, उसको स्टमक में लेके जाते हैं, वहीं पर उसकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ के जरिए जो है वो बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जो सिलोम है, क्योंकि इनकी आर्म्स काफी सिलेंडर हैं तो इस लिहाज से काफी बारीक होने की वजह से सिलोम इनके अंदर रिड्यूस्ड हो गई है और ज्यादातर जो सिलोम है वो सिर्फ सेंट्रल डिस्क तक ही महदूद है। लेकिन रिड्यूस्ड सिलोम होने के बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रही है, जैसा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी इन्वॉल्व है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ वेस्ट और गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर भी काफी अपना पार्ट प्ले कर रही है। सिलोमोसाइट्स इसी सिलोम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में और वेस्ट की एक्सपल्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो अमोनिया इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर खारिज होती है और ज्यादातर जो अमोनिया है वो इनके अंदर ट्यूब फीट के अक्रॉस या स्पेसिफिक इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बरसे, उनके सरफेस के थ्रू जो है आप कह लें कि वो लॉस्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप देखेंगे कि इनकी ऑरल साइड पर, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये माउथ है, इनकी ऑरल साइड के ऊपर आपको ये बरसे जो है वो नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इनवेजिनेशंस। और ये जो बरसे हैं ये ना सिर्फ आपके पास एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं बल्कि इनका रिप्रोडक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, जिसे हम नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स देख रहे हैं। रीजनरेशन इकानोडर्म्स की, जैसा कि हमने देखा था, एक इंपॉर्टेंट खसूसियत है, एस्ट्रॉइड्स के अंदर भी मौजूद है और ऑफ्रॉइड के अंदर भी हम इसको देख रहे हैं। ऑफ्रॉइड्स उनसे हैं सिमिलर टू एस्ट्रॉइड्स, अपनी जो आर्म्स हैं उसको रीजनरेट कर लेते हैं। शर्त वही है कि उसके अंदर 1/5 सेंट्रल डिस्क का पार्ट जरूर उसकी आर्म में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो कि सी स्टार्स में भी था, दैट वाज ऑटोटॉमी। और ऑटोटॉमी में हमने देखा था कि एक सी स्टार जो है वो जब उसे कोई चीज कैप्चर करती है तो वो अपना आर्म लॉस कर देता है और वहां से भाग जाता है। इसी तरह ऑफिरॉइड्स को भी अगर कोई चीज कैप्चर करती है, कोई चीज इनको पकड़ती है आकर, तो वो अपनी आर्म को जो उस चीज के शिकंजे के अंदर होती है वहां से छुड़वाते हैं, वहां से तोड़ते हैं
और वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो उसको महफूज रखने में ये ऑटोटॉमी का प्रोसेस उनको हेल्प देता है। बाद में जो उनका लॉस्ट पार्ट है वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी सेंट्रल डिस्क के अंदर एक फियन लाइन का होना। ये इस लाइन के जरिए अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करके और अपने लॉस्ट पार्ट्स को, अपने लॉस्ट बॉडी के रीजन्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो ये डायोशियस होते हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क इस लिहाज से आप कर सकते हैं कि अमूमन जो मेल्स हैं वो फीमेल्स से कदरे छोटे होते हैं। जो गुनेड्स हैं वो इनके बर्सा के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसा कि हमने भी बात की थी कि बर्सा सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व है। जो गैमीट्स हैं जब ये राइप हो जाते हैं तो ये गैमीट्स बर्सा के अंदर रिलीज किए जाते हैं और उसके बाद इन गैमीट्स को इस बर्सा के अंदर कन्फाइंड रख के इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन करवाई जा सकती है। जबकि कुछ स्पीशीज के अंदर जो गैमीट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बाहर सी के अंदर फेंक दिए जाते हैं और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्सटर्नल तो एग्स अगर फर्टिलाइजेशन के बर्सा के रूल अंदर के थ्रू रिटेन होता रखे है। जाएं, अगर उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज ना किया जाए तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बर्सा के अंदर ही होता है और उसके बाद जो अर्ली डेवलपमेंट है वो भी बर्सा के अंदर ही उन स्पीशीज के अंदर होती है। उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट के बाद जो उनकी लार्वल स्टेज है जिसे हम ऑफियो प्लूटियस कहते हैं, इसको मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। ये एक फ्री स्विमिंग स्टेज है और ये प्लैंक्टोनिक है। इसकी छोटी छोटी आर्म्स होती हैं, इनके साथ सीलिया मौजूद होते हैं और ये प्लैंक्टोनिक फीडर के तौर पे अपनी जो नीड है फूड की उसे पूरा करता है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये एक अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके मेटामॉर्फोसिस और आपके पास जो सी स्टार्स के मेटामॉर्फोसिस थी उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि सी स्टार्स मेटामॉर्फोसिस से पहले अपने आप को उनके लार्वे एक किसी सबस्ट्रेट के साथ टेम्परेरी तौर पे अटैच कर लेते थे एंड देन दे गो फॉर मेटामॉर्फोसिस। जबकि इस केस के अंदर ऑफ्यूराइडिया के अंदर मेटामॉर्फोसिस जो है उसके लिए कोई टेम्परेरी अटैचमेंट फेज मौजूद नहीं होता। होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम